Hello everyone. Good afternoon dear students. Very good afternoon to all of you. हाँ जी, कैसे हैं सभी विद्यार्थी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर विद ललित सर पर। और आज के इस सेशन पर हम लोग कृषि विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि उसमें हम लोग टारगेट करेंगे प्लांट पैथोलॉजी को और डिस्कस करने वाले हैं पादप रोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन यानी कि IBPS AFO, RHEO, AGTA, RPSCWO, प्री पीजी और बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर और अन्य जो भी एग्जामिनेशन है ना, चाहे एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले। तो जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं फटाफट से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक सेशन पहुंच पाए और फिर अपन आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि एग्रीकल्चर अपडेट के लिए आप लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट एग्री विद अंडरस्कोर ललित सर और टेलीग्राम अकाउंट एग्रीकल्चर विद ललित सर और YT चैनल आपका एग्रीकल्चर विद ललित सर को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर आप लोगों को क्लासेस के अपडेट, कंटेंट रिलेटेड सारे के सारे PDF PPT आपके टेलीग्राम चैनल पर और अन्य जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करेंगे इसी के साथ आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन बडिंग मेथड, नवेदित विधि से उत्पन्न हुए बीजाणुओं को क्या कहा जाता है। यानी कि कवकों के अंदर जनन का जो तरीका है, कवकों में जनन का जो तरीका है कौन सा, बडिंग। इसके माध्यम से अलैंगिक जनन होता है कवकों के अंदर, तो उससे जो बीजाणु उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो भाई A नंबर ऑप्शन आपके पास है ब्लास्टोस्पोर कहेंगे, B नंबर ऑप्शन आपके पास है इन्हें ऑर्थोस्पोर्स कहा जाएगा, C नंबर ऑप्शन है इन्हें कोनिडिया कहा जाएगा, D नंबर ऑप्शन है इन्हें क्लेमाइडोस्पोर्स कहा जाएगा। तो आपको देना है इसका राइट आंसर। बताइए बडिंग से बनने वाले बीजाणुओं को कवकों में क्या कहा जाता है। चलिए बताइए फटाफट से। चलिए भाई, राइट आंसर की बात करेंगे, जिन्होंने भी A नंबर आंसर ठीक किया है उन्हें उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, यानी कि ब्लास्टोस्पोर। बडिंग से देखो कवकों के अंदर जनन के दो तरीके होते हैं, कवकों में जनन के दो तरीके होते हैं, कौन कौन से, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन भी होता है और कौन सा होता है, अलैंगिक जनन। तो भाई एक तो आपके पास अलैंगिक जनन का तरीका होता है कौन सा, फ्रेगमेंटेशन। कौन सा होता है, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा होता है बडिंग। तीसरा होता है बाइनरी फिजन या द्विखंडन या फिजन। चौथा होता है प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, अलैंगिक बीजाणुओं का उत्पादन। ये चार तरीकों के माध्यम से अलैंगिक जनन की क्रियाविधि कवकों में पूर्ण होती है। आपसे पूछा बडिंग से जो स्पोर बन रहे हैं तो वो ब्लास्टोस्पोर है, फ्रेगमेंटेशन से जो स्पोर बनेंगे उन्हें ओइडिया या क्या कहा जाता है, आर्थोस्पोर। और कोनिडिया क्या होता है, ये आपका एसेक्सुअल स्पोर है, अलैंगिक बीजाणु है। और क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं फ्रेगमेंटेशन के अंदर ही बनेंगे, सेल वॉल डेवलप हो जाएगी, लेकिन ये क्या है अपने यानी कि फंगस बॉडी से अलग नहीं होगा, है ना, उसी बॉडी के साथ अटैच रहेगा, तब तक ये क्लेमाइडोस्पोर है। रेजिस्टेंस इनमें देखने को मिलती है एडवर्स कंडीशन के प्रति क्लेमाइडोस्पोर में। राइट आंसर इसका क्या रहेगा, A नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास आता है नेटवर्क ऑफ हाइफीज नोन एज, तंतुओं के जाल को क्या कहा जाता है। A नंबर ऑप्शन है थैलस, B नंबर ऑप्शन है माइसीलियम, C नंबर ऑप्शन है कोनिडिया और D नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताओ राइट आंसर। नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या कहलाता है, नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या कहलाता है। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं फटाफट से चैनल को लाइक और शेयर कर दो, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए
बात करते हैं अपन हाइफी का जो नेटवर्क होता है। हाइफी क्या होता है भाई? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागेनुमा संरचना होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक ट्यूब के समान संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है? अपन क्या बोलते हैं? हाइफा और हाइफी। ठीक है, हाइफा और हाइफी। हाइफी बोलते हैं प्लूरल को, और सिंगल को बोलते हैं, सिंगुलर को बोलते हैं हाइफा। और एग्रीगेशन ऑफ हाइफा क्या बनाता है? माइसीलियम। माइसीलियम किसे कहा जाता है? कवक जाल क्या कहलाता है? माइसीलियम कहलाता है। कवक जाल क्या कहलाता है? माइसीलियम कहलाता है। थैलस क्या होता है? थैलस, थैलस एक वेजिटेटिव बॉडी होती है जिसके अंदर न लीव्स होता है, न स्टेम होता है, न रूट होता है ना। थैलस क्या होता है? फंगस में एक वेजिटेटिव बॉडी है, वेजिटेटिव पार्ट है जिसमें न लीव्स है, न स्टेम है, न रूट है। क्या कहलाता है? थैलस कहलाता है। ये फंगस के अंदर प्लाज्मोडियल भी होता है, सूडोप्लाज्मोडियल भी होता है ना। और इसके साथ साथ बात करें तो थैलस दो टाइप का होता है, एक तो यूकार्पिक थैलस होता है और एक होता है होलोकार्पिक थैलस। इनमें डिफरेंस क्या है यूकार्पिक और होलोकार्पिक में? सम पार्ट ऑफ थैलस इज कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव पार्ट। थैलस का कुछ ही भाग रिप्रोडक्टिव पार्ट में कन्वर्ट होता है, यूकार्पिक कहलाता है। होलोकार्पिक कंप्लीट पार्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? होलोकार्पिक। तो आपको थैलस और माइसीलियम क्लियर हो गए। आंसर तो हमारा बी नंबर है। कोनिडिया अलैंगिक बीजाणु बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कोनिडिया। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है इस क्वेश्चन का वो रहेगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस? चावल के जीवाणु पत्ती झुलसा रोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको यह बताना है कौन सा स्टेटमेंट राइट है। पहला कहता है कि वाटर सॉक्ड स्ट्रॉ कलर टू येलो स्ट्रिप्स ऑफ लीव्स, यानी कि वाटर सॉक्ड पानी से लथपथ धब्बे का बनना, और इसके साथ साथ भूसे का रंग जो है पत्तों पर ब्राउनिश अपीयरेंस, भूसे के जैसा कलर, और उन पर पीली धारियां देखने को मिलना। बी नंबर कहता है कि क्रिसेक और सीडलिंग विल्ट सिम्टम का दिखाई देना। सी नंबर कहता है कि जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है उसके प्रति रेजिस्टेंट वेराइटी है अराइज धानी IR 54, IR BB 50। ये प्रतिरोधी किसमें है? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के अगेंस्ट में। और डी नंबर ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ दीज। बताइए भाई, फटाफट से राइट आंसर दे दीजिए। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताओ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, राइट आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा भाई? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, जिसे शॉर्ट के अंदर अपन क्या बोल देते हैं? BLB बोल देते हैं। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? BLB बोल देते हैं। ये आपका जेंथोमोनास ओराइजी पैथोवार ओराइजी के कारण होता है। जेंथोमोनास ओराइजी पैथोवार ओराइजी के कारण होता है। किसके कारण होता है? ओराइजी के कारण। बिल्कुल ठीक कहा कि पानी वाटर सॉक लेजन जख्म बन जाएंगे, भूसे जैसा कलर पत्तियों का देखने को मिलेगा, पीले रंग की धारियां बन जाएगी। पहला स्टेटमेंट तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का सिम्टम ठीक है। दूसरा क्या कहता है? क्रिसेक और सीडलिंग विल्ट बड़ा ही क्या है, सबसे खतरनाक स्टेज होती है ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की। क्रिसेक लक्षण पौधे का झुलसा हुआ दिखाई देना, अंकुरन का झुलस जाना, ये भी आपका बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का ही सिम्टम है। रेजिस्टेंट वेराइटी बिल्कुल ठीक है, अराइज धानी वेराइटी है, IR 54 है, IR BB, तीनों ही बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, यानी कि BLB के रिगार्डिंग जो है वो सारे के सारे स्टेटमेंट ही क्या हैं? ठीक है। देखो भाई, एक चीज और ध्यान रखना, अराइज धानी जो वेराइटी है ये वर्ड का फर्स्ट BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रेजिस्टेंट हाइब्रिड है। वर्ड की फर्स्ट बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रेजिस्टेंट हाइब्रिड वेराइटी है। कौन सी? अराइज धानी। ये भी आप लोग याद रख लेना। चलो नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये कहता है कि कौन सा पेयर जो है वो आपका इनकरेक्ट है, आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। इधर रोग के नाम दिए गए हैं, इधर उन्हें स्प्रेस करने वाले, उनको दबाने वाले एजेंट दिए गए हैं। यह कहता है कि बाजरे के अंदर जो कोमल फफूंदी या डाउनी मिल्ड्यू जिसे कहते हैं, उसको क्लोरीन के माध्यम से अपन स्प्रेस कर सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन कहता है कि अर्गट और बाजरा जो है उसको कॉपर के माध्यम से स्प्रेस कर सकते हैं। ब्लास्ट जो धान का है उसे सिलिका के माध्यम से हम लोग स्प्रेस कर सकते हैं। डी नंबर कहता है कि जो ब्राउन स्पॉट है राइस का उसे क्लोरीन के माध्यम से स्प्रेस कर सकते हैं। तो इसने पूछा है निम्न में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। निम्न में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका कौन सा है। बताओ फटाफट से। चलिए राइट आंसर की बात करते हैं। देखो बाजरा का डाउनी मिल्ड्यू बिल्कुल ठीक कहा कि क्लोरीन जो एप्लीकेशन या क्लोरीन कंसंट्रेशन ऐड करेंगे तो उस बीमारी को स्प्रेस कर सकते हैं। अर्गटो बाजरा के लिए बिल्कुल ठीक है कि कॉपर कंसंट्रेशन को ऐड किया जाएगा तो बिल्कुल आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। धान में ब्लास्ट बीमारी की बात करें तो सिलिका कंटेंट डालेंगे तो बिल्कुल ब्लास्ट कंट्रोल होगा। लेकिन ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस जो है वो क्लोरीन के कारण थोड़ी स्प्रेस होता है, ये भी सिलिका के कारण ही स्प्रेस होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। डी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका क्या बनेगा भाई, राइट आंसर बनेगा, यानी कि सिलिका होगा। क्रिस्टल क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को। चलो नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट आपके पास है येलो वेन मोजेक एबलमोस्कस एस्कुलेंटम, यानी कि भिंडी का वैज्ञानिक नाम है एबलमोस्कस एस्कुलेंटम। इसके अंदर होने वाला येलो वेन मोजेक किसके द्वारा स्प्रेड होता है। भिंडी का पीला शिरा मोजेक किसके द्वारा फैलता है। ए नंबर ऑप्शन कहता है बैमेशिया टेबेसाई के द्वारा फैलता है। बी नंबर ऑप्शन है एफिड के द्वारा फैलता है। सी नंबर है लीफ होपर के द्वारा फैलता है। और डी नंबर ऑप्शन आपके पास है एनिमल। ये आपको भिंडी के अंदर दिखाई दे रहा होगा येलो वेन मोजेक किस तरीके के कैरेक्टर्स आपको देखने, क्लोरोसिस आपको देखने को मिलेगी लीव्स एरिया के अंदर, है ना। वेन्स को येलो वेन्स सारी की सारी पीली पड़ जाएगी, बीच वाला एरिया जो है वो आपका क्या रहेगा, ग्रीन। तो राइट आंसर क्या बनेगा बताओ। देखो राइट आंसर की बात करें तो भिंडी के अंदर जो येलो वेन मोजेक वायरस है उसको फैलाने का काम कौन करता है, बैमेशिया टेबेसाई, यानी कि इसे क्या कहते हैं अपन, सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई कहेंगे। क्या कहेंगे, सफेद मक्खी। और ये सफेद मक्खी जो होती है इसकी फैमिली होती है एल्यूरोडिडी। एल्यूरोडिडी इसकी क्या होती है, फैमिली होती है। और ये क्या है भाई, हेमीप्टेरा ऑर्डर का सदस्य है। ये क्या है, हेमीप्टेरा ऑर्डर का क्या है भाई, सदस्य है। ठीक है, क्लियर है। तो एबलमोस्कस एस्कुलेंटम एल्यूरोडिडी फैमिली, हेमीप्टेरा ऑर्डर, और ये सकिंग नेचर का पेस्ट है। और यही क्या करता है, भिंडी के अंदर येलो वेन मोजेक वायरस को फैलाने का काम करता है। राइट आंसर तो ये होगा। तिल में फाइलोडी की बात करें तो लीफ होपर के कारण ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज जो धान के अंदर होता है वो किसके कारण होता है। ए नंबर ऑप्शन है ड्रेसिकलेरा ओराइजी के कारण होता है। बी नंबर ऑप्शन है सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला के कारण होता है। सी नंबर ऑप्शन है जेंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। डी नंबर ऑप्शन है पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण होता है। डी नंबर ऑप्शन है पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण। बताओ राइट आंसर क्या होगा। बताओ राइट आंसर क्या हो, ब्राउन लीफ स्पॉट। चलिए राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे। ब्राउन लीफ स्पॉट जो है वो आपका ड्रेसिकलेरा ओराइजी के कारण होता है।
सब लोग यहाँ ढूंढ रहे थे हेलिमंथोस्पोरियम ओराइजी। अरे भाई, जब हेलिमंथोस्पोरियम ओराइजी ऑप्शन में नहीं है तो आपका ब्राउन लीफ स्पॉट किसके कारण होगा? वो फिर ड्रेसिक्लेरा ओराइजी के कारण आपका माना जाएगा। ये इसका सिनोनिम्स है। राइट आंसर इसका जो बनेगा वो ए नंबर ऑप्शन है। देखो सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला है ना, सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला जो है वो आपका मूंगफली के अंदर अर्ली टिक्का का रोग कारक है। मूंगफली की अगेती टिक्का का रोग कारक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कौन सा? ज़ैंथोमोनास ओराइजी। इसके कारण क्या होता है? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। किसके अंदर? धान के अंदर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पायरिकुलेरिया ओराइजी। पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण क्या होता है? ब्लास्ट डिजीज जो है वो धान में देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर आपसे पूछा था ब्राउन लीफ स्पॉट, या इसे क्या है बंगाल फेमाइन के नाम से भी जानते हैं। बंगाल फेमाइन के लिए जिम्मेदार कवक पूछ ले तो भी आपका क्या है? यही रहेगा। नेक्स्ट है करनाल बंट ऑफ व्हीट। गेहूं का करनाल बंट गिव फाउल स्मेल इन द फील्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड। गेहूं के करनाल बंट के अंदर कौन से वाष्पशील यौगिक की उपस्थिति के कारण खेत के अंदर क्या आती है? दुर्गंध आती है। करनाल बंट के पहला कहता है कौन सा वोलेटाइल कंपाउंड है? टेट्रामेथाइलेमाइंस है। दूसरा कहता है ट्राइमेथाइलेमाइंस है। तीसरा कहता है डाई एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड है। और डी नंबर है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। बताओ राइट आंसर क्या है? राइट आंसर बता दो, इजी सा क्वेश्चन है। देखिए राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? ट्राइमेथाइल एमाइंस रहेगा। क्या रहेगा? ट्राइमेथाइल एमाइंस। ये क्या होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कारण ही ये कंपाउंड्स बनते हैं जो अलग अलग कारणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये आपका बी नंबर आंसर इसका रहने वाला है। करनाल बंट है निवोशिया इंडिका के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। निवोशिया इंडिका के कारण है ना, क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस रखती है। क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस रखती है। और सबसे पहले इस बीमारी को 1931 में मित्रा नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने करनाल हरियाणा से इसको क्या किया था? डिस्कवर किया, खोजा था। इसलिए इसका नाम क्या है? करनाल बंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरिलिटी मोजेक डिजीज ऑफ पिजन पी। पिजन पी के अरहर के अंदर स्टेरिलिटी मोजेक रोग फैलता है, स्प्रेड किसके कारण होता है? ए नंबर है वायरस के कारण, बी नंबर है एफिड के कारण, सी नंबर है व्हाइट फ्लाई के कारण, डी नंबर है आपका माइट्स के कारण। बताओ भाई, बताओ स्टेरिलिटी मोजेक डिजीज जो है पिजन पी की वो किसके कारण स्प्रेड होती है? बताओ फटाफट से। चलो राइट आंसर की बात करेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो बीमारी होती तो वायरस के कारण है, कॉजल ऑर्गेनिज्म तो वायरस है, लेकिन आपसे पूछा था वेक्टर, तो वेक्टर इसका कौन सा है? माइट है। माइट की बात करें, वैज्ञानिक नाम क्या है? असेरिया काजानी। इरियोफिड माइट है, इरियोफिडी फैमिली है। इरियोफिडी इसकी क्या है? फैमिली है। और ऑर्डर की बात करें तो अकेरिना से ये क्या करती है? बिलोंग करती है। माइटोस्कोरिक ग्रुप अकेरिना से बिलोंग करती है। असेरिया काजानी वैज्ञानिक नाम है। फैमिली इरियोफिडी है। और माइट क्या करता है? गेहूं के अंदर स्टेरिलिटी मोजेक वायरस को फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डेमम कट्टे वायरस कौन फैलाता है? कार्डेमम का जो कट्टे बीमारी है उसको कौन फैलाता है? ए नंबर कहता है एफिस क्रेसिवोरा फैलाता है। बी नंबर कहता है टोक्सोप्टेरा सिट्रीसिडा फैलाता है। सी नंबर माइजस पर्सिकी फैलाता है। डी नंबर पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा फैलाता है। ई नंबर थ्रिप्स टेबेसाई फैलाता है। तो कार्डेमम का जो कट्टे बीमारी है उसको कौन फैलाता है? कार्डेमम कट्टे रोग को कौन फैलाता है? बताओ, कार्डेमम कट्टे बीमारी को कौन फैलाता है? बहुत इजी है, बहुत बार एग्जाम में आता है।
चलिए देखिए भाई, राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्डेमम के अंदर जो कट्टे है, कार्डेमम इलायची के अंदर कट्टे डिजीज, ये किसके कारण होता है भाई? वायरस के कारण होने वाली समस्या है और इसको फैलाने का काम करता है पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा। ये क्या है? बनाना एफिड है। ये क्या है भाई? बनाना एफिड है। और बनाना एफिड की फैमिली कौन सी होती है भाई? एफिडिडी है। कौन सी फैमिली है? एफिडिडी। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका कौन सा है? हेमिप्टेरा है। ये भी सकिंग नेचर का पेस्ट है, रस चूसने का काम करता है और वायरस बीमारी को फैलाने का काम करता है। कार्डेमम कट्टे डिजीज का ट्रांसमिटर है। थ्रिप्स टेबेसाई तो आप लोग जानते ही हो। थ्रिप्स टेबेसाई थ्रिप्स थ्रिपिडी फैमिली थाइसोनोप्टेरा ऑर्डर का सदस्य है ना? इसका ध्यान रख लेना। ये बहुत बनाना मोजेक वायरस को भी ट्रांसमिट कौन करता है? पेंटालोनिया, ब्लैक एफिड, बनाना एफिड ही ट्रांसमिट करता है। चलो नेक्स्ट आता है सोरगम शूट फ्लाई एथेरिगोना सोकाटा। अपने अंडे कहां पर देती है? जवार की तना मक्खी या शूट मक्खी अपने अंडे कहां पर देती है? लोअर सरफेस ऑफ लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड के नीचे वाली सतह के ऊपर देती है, लीफ ब्लेड के ऊपर वाली साइड के ऊपर अंडे देती है। नेक्स्ट आता है ये अपने अंडे फूलों के अंदर देती है, ये अपने अंडे रूट्स के अंदर देती है और ये अपने अंडे मृदा में देती है। तो आपको बताना है सोरगम का जो शूट फ्लाई है वो अपने अंडे कहां पर देता है? वो अपने अंडे कहां पर देता है? बताओ राइट आंसर। देखो जवार की तना मक्खी है, शूट फ्लाई है। ये अंडों की बात करें तो ये लोअर सरफेस ऑफ लीफ ब्लेड यानी कि पत्ती के नीचे वाली साइड के ऊपर अपने अंडे देती है ना? लोअर सरफेस के ऊपर। राइट आंसर क्या बनेगा इसका? ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा भाई। सोरगम शूट फ्लाई बहुत ही सीरियस पेस्ट माना जाता है सोरगम शूट फ्लाई सोरगम का, और ये अपने अंडे देता है लोअर सरफेस ऑफ लीफ ब्लेड, पत्ती के नीचे वाली साइड। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो सूक्ष्म जीव विज्ञान के फादर कौन है? लुईस पाश्चर है, ल्यूवेनहोक है, आपका इसके रॉबर्ट कोच या कोच कह सकते हो, मेंडल है। कौन है बताओ भाई फटाफट से, बताओ फटाफट से कौन है फादर? फादर कौन माना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, चलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है भाई? लुईस पाश्चर है। कौन माना जाता है? लुईस पाश्चर को राइट आंसर रहेगा ए नंबर ऑप्शन। ल्यूवेनहोक ने तो क्या किया था? माइक्रोस्कोप की खोज की थी, फर्स्ट पहला माइक्रोस्कोप ल्यूवेनहोक ने खोजा था भाई। मेंडल का तो जेनेटिक के अंदर रोल है ना? और रॉबर्ट कोच ने कोच पोस्टुलेट दिए थे। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? कोच है ये, रॉबर्ट कोच ने कोच पोस्टुलेट दिया था जो पैथोजेनिसिटी को प्रूव करता है कि किसी भी प्लांट के अंदर कोई बीमारी हो रही है वो वास्तव में इसी कोजल ऑर्गेनिज्म के कारण हो रही है। इस चीज को प्रूव करने का काम कौन करता है? कोच पोस्टुलेट। और कोच पोस्टुलेट जो है वो आपके रॉबर्ट कोच ने दिए थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ। वायरस कैप्सिड किसके द्वारा बना होता है? ये कहता है प्रोटीन के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा, लिपिड के द्वारा और न्यूक्लिक एसिड के द्वारा। बताओ फटाफट से कि वायरस कैप्सिड जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? वायरस कैप्सिड चलिए राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। देखो वायरस बॉडी जो होती है वो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर के बने। संक्रमणकारी भाग न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन वाला भाग होता है सुरक्षात्मक कवच, जिसे क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है, जो पूरे वायरस बॉडी का 60 से 95% भाग बनाता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो 5 से 40% भाग होता है। और इस कैप्सिड की जो एकलात्मक इकाई होती है, मोनोमर यूनिट होती है, उसे क्या कहा जाता है? कैप्सोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
कैप्सोमियर कहा जाता है। आपसे पूछा था वायरस कैप्सिड किससे मिलकर के बना होता है, तो वो है किससे, प्रोटीन से। क्लियर। तो ये था आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ज्यादा तो हमने डिस्कस नहीं किए, 10-12 क्वेश्चन हमने पढ़े, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स आपके। और इसी के साथ अपन आज के सेशन को ओवर करेंगे, बाकी का डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो जितने भी विद्यार्थी सेशन देख रहे हैं और कई ऑफलाइन भी देखेंगे बाद में, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एग्रीकल्चर विद ललित सर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आपका एग्रीकल्चर विद ललित सर से जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम अकाउंट्स आपका @agree_with_ललित सर। ठीक है, तो जिससे आप लोगों को सारे के सारे क्लासेज अपडेट और सारी की सारी चीजें मिलती रहेगी डियर स्टूडेंट्स। बाकी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने वैल्यूएबल सजेशन कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको किस तरीके के, किस सब्जेक्ट के ऊपर एमसीक्यू क्विज की आवश्यकता है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, ताकि अपन उसके ओरिएंटेड सेशन जो है वो लेकर के आते रहें। ठीक है, मेरे को तो जहां तक समझ आया कि प्रोटेक्शन वाला पूरा का पूरा, चाहे एंटोमोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो, निमेटोलॉजी हो, ये बच्चों के सब्जेक्ट कमजोर होते हैं, तो सबसे पहले अपन ने इसी से शुरुआत की। ठीक है, बाकी का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आप अपने वैल्यूएबल सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।